कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां जिसमें पुर्तगाली, डच और अब अंग्रेज़ भारत में आते हैं व्यापार करने और धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बना लेते हैं और व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अंग्रेज़ कैसे कैसे अपने तीनों प्रेसिडेंसी में अपना अधिकार जमा लेते हैं। जैसे यहाँ था मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ सूरत वाला पार्ट यानी बम्बई प्रेसिडेंसी और यहाँ बंगाल। ये तीनों मेन पार्ट को वो कैप्चर त्रिकोण की तरह, मैंने बताया था कि त्रिकोण की तरह ये तीनों मद्रास में, बम्बई में और बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। कुछ कारण है जिसके चलते मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहीं पढ़िए, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। जिस तरह से उस बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तरह यहाँ भी आप लोग को उसी तरह का कंटेंट मिलेगा। तो रिलैक्स रहिएगा कि बोर्ड पे नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सेम चीज़ को मैं इस छोटे से बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग ट्राई कीजिएगा कि पूरा हर एक चीज़ को सीखिएगा अच्छे से। तो हमने बता दिया था कि लास्ट में कैसे ये तीनों जगह इनकी आधिपत्य हो जा रहा है। तीनों जगह अपना अंग्रेज़ क्या करते हैं, अधिकार जमा लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये तो अधिकार इनका हो गया यहाँ पर, लेकिन एक इनके लिए फरमान, इनके लिए एक और बढ़िया अवसर तब मिल जाता है कि देखिए 1707 में एक्चुअली सेंट्रल में कौन है, अभी दिल्ली अभी चल रहा है मुग़ल का। तो 1707 में होता है क्या कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। जितना भी पॉइंट लिख रहूँगा आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे और अच्छे से लिख पाऊँगा और आप लोग भी अपना नोट्स में ये सब चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट देते रहिएगा। एकदम डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। औरंगज़ेब की मृत्यु हो जा रही है, ये सब पॉइंट लिखिए 1707 में क्रम में। तो जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाएगी और तो उसके बाद से जो औरंगज़ेब के बाद से जो शासक आते हैं, मुग़ल शासक, वो उतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो 1713 में, 1707 के बाद 1713 में बादशाह बनता है कौन, फ़र्रुख सियर। ये 1713 से 1719 तक इसका ये कार्यकाल रहता है। 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब फ़र्रुख सियर बादशाह बनता है, मुग़ल बादशाह बनता है, तो यही क्या करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। ब्रिटिश कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। ये कैसे करता है वो देखेंगे, क्योंकि जब 1713 में ये बादशाह बनता है तो होता है क्या कि 1715 में इनके दरबार में, 1713 के बाद से 1715 में इनके दरबार में एक अंग्रेज आता है, हैमिल्टन, जो कि एक सर्जन रहता है, डॉक्टर वाला जो सर्जन होता है। तो हैमिल्टन आता है, एक सर्जन होता है। उस टाइम जब ये आता है, उससे पहले क्या होता है कि फ़र्रुख सियर को एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया रहता है और ये फ़र्रुख सियर को फोड़ा हुआ रहता है और ये फोड़ा इतना बड़ा रहता है कि ये ठीक नहीं हो पाता है। बहुत से डॉक्टर से इलाज करता है फ़र्रुख सियर, लेकिन वो फोड़ा ठीक नहीं हो पाता है। तो जब 1715 में हैमिल्टन आता है इनके दरबार में, सर्जन का काम क्या होता है, सर्जरी करना, चीरफाड़ वाला काम होता है। तो ये क्या करता है कि ये फोड़ा जो इनको हुआ रहता है फ़र्रुख सियर को, वो ठीक कर देता है। अब इससे फ़र्रुख सियर एकदम खुश हो जाता है कि जो लाइलाज बीमारी है, जिसकी कोई मतलब कितने डॉक्टर मना कर दिए हैं, वो अंग्रेज़ का एक सर्जन आ रहा है, अंग्रेज़ बुलाते हैं और वो ठीक कर दे रहा है। तो बहुत खुश हो जाता है फ़र्रुख सियर अंग्रेज़ पे। तो खुशी में होके ये क्या करता है कि इनको खुशी में रियायतें देना स्टार्ट कर देता है। मतलब जब ये खुश हो गया कि मेरी इसका इलाज ठीक हो गया, तो क्या करता है फ़र्रुख सियर ये क्या करता है कि इनको रियायतें देने लगता है। अब कौन कौन से रियायतें देता है अंग्रेज़ों को, वो देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ भी तो चाहते ही थे कि जितना ज़्यादा रियायतें उनको मिलेगा उतना अधिक ये अधिकार जमाएंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा
ये रियायतें, ये नोट करते रहिएगा, एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। वो सब को एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ सब क्वेश्चन में आया, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो एक भी पॉइंट को ये मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जैसे जैसे लिख रहा हूँ पॉइंट देके आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ मैं अपने हाथ से लिखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। तो एक सीरियल 1 क्लास 1 से लेकर अभी तक नोट्स बना लीजिए, और एक एक पॉइंट को मैं लिखूंगा और आप भी नोट करते जाइएगा अपने लैंग्वेज में। तो देखिएगा किस तरह से जब कंप्लीट होगा तो आपको हर एक पॉइंट डिटेल के साथ, कहानी के साथ डिटेल में आपके नोट्स में लिखा रहेगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी रियायतें फ़र्रुखसियर खुश होकर देता है। रियायतें, तो सबसे पहले फर्स्ट रियायत ये देता है कि ये बंगाल उस टाइम बहुत संपन्न था, तो बंगाल में ये रियायतें इनको देता है कि 3000 रुपये आप दीजिए। फ़र्रुखसियर बोलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि 3000 रुपये आप दीजिए, और बंगाल, उड़ीसा और बिहार यहाँ मुक्त व्यापार स्टार्ट कीजिए, फ्री ट्रेड। मतलब बस आपको 3000 रुपये 1 साल के लिए देना है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपको पूरा 1 साल के लिए फ्री। हर साल आपको 3000 बस रुपया देना है, आप अपना व्यापार करते रहिए वहाँ पे। इतनी बड़ी छूट मिल जाती है इनको। फिर दूसरा नंबर होता है क्या, कलकत्ता में क्या ये बोल देता है कि आप लोग ज़मीन इन लोग अंग्रेज़ों को एक किराए पर देना स्टार्ट करता है। अब ये तो चाहते ही थे कि ज़मीन किराया मिले, ये अपना व्यापार बढ़ाएं, तो कलकत्ता में इनको ज़मीन किराए पर मिल जाता है। तीसरा नंबर क्या होता है कि सूरत भी उस टाइम बहुत संपन्न रहता है, तो सूरत में देखिए इनको अभी सूरत नहीं मिला रहता है, क्योंकि बम्बई को ही ये डेवलप किए रहते हैं, जो कि उनको दहेज में मिला रहता है। पुर्तगाली जो कैथरीन की शादी होती है चार्ल्स तृतीय से, तो बम्बई चार्ल्स तृतीय को मिलता है दहेज, और चार्ल्स तृतीय क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दहेज में दिए रहते हैं। लेकिन सूरत पर अभी भी अधिकार नहीं रहता अंग्रेज़ों को। लेकिन यहाँ देखिए फ़र्रुखसियर का हेल्प किए, फ़र्रुखसियर जो रियायतें दिया उसमें ये सूरत भी दे दिया, 10,000 रुपया दीजिए और सूरत में एकदम से आप कर मुक्त व्यापार कीजिए। उसके अलावा आपको कभी देना ही नहीं है, आप लोग फ्री जितना मनसी उतना व्यापार करिए, सूरत में कर मुक्त व्यापार आप कीजिए। 3 रियायतें हो गया। चौथा दिया क्या करता है कि मुंबई में ये लोग टकसाल बनाते थे अंग्रेज। टकसाल क्या था, ये सोना चांदी का सिक्का ये लोग बनाते थे, सोना चांदी का सिक्का टकसाल। तो ये क्या करता था कि इस सोना चांदी को वहाँ भारत में मान्यता नहीं थी। जो बनाते थे अंग्रेज मुंबई में, जो टकसाल बनाते थे सोना चांदी वाला रुपया, तो इसको भारत में ये चलता नहीं था। लेकिन जब ये फ़र्रुखसियर अपना फरमान देता है, उसमें फरमान जारी करता है जिसमें रियायतें देता है, तो इस टकसाल को वैलिड कर देता है, कहता है कि ये टकसाल वैलिड हो गया भारत में। अब बताइए कितनी बड़ी जीत थी। तो ये टकसाल भी ये लोग ये कर देते हैं। तो इन सब तो ये इतना बड़ी चीज़ मिल गई अंग्रेज़ों को। अब देखिए कितना बड़ा चीज़, धीरे धीरे अंग्रेज़ और अपना पैर पसारते जा रहा है। ये नोट कर लीजिए, पूरा चीज़ नोट कर लीजिए, वीडियो को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जब सब चीज़ मिल गया है तो इन सब चीज़ को क्या बोला जाता है, इन सब चीज़ों को बोला जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। ये आया हुआ है क्वेश्चन, कंपनी का मैग्ना कार्टा में कौन कौन से रियायतें दी गई थी फ़र्रुखसियर द्वारा। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा ये 3-4 चीज़। इस मैग्ना कार्टा के तहत इन सब चीज़ों को अंग्रेज़ों को मिलती है, कंपनी को दिया जाता है फ़र्रुखसियर द्वारा। और इसके बाद से मैग्ना कार्टा होता है क्या है, एक होता है महाअधिकार पत्र। ये होता है इस मतलब अधिकार करने का एक खुला छूट इनको मिल जाता है, महाअधिकार पत्र, जिसे क्या बोलते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा। इसके बाद से कंपनी कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखती है, और धीरे धीरे और ये और अपना पाँव पसारते जाती है। और इसी बीच हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इन सब इस बक्सर के युद्ध के बाद से कंपनी का द्वैध शासन आता है, उसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे अंग्रेज और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये यहाँ तक था, आप मोटा मोटी जान लिए भारत में अंग्रेज का कैसे आगमन हो गया, यहाँ अपना व्यापार कैसे इस्टेब्लिश कर लिए। और फिर आगे जो हम बोले ही हैं कि 1764 में देखेंगे कि कैसे वो राजनीति तौर पे भी भारत में अच्छे से घुस जाते हैं और अपना राजनीतिक हस्तक्षेप तरह तरह के करने लगते हैं। अलग अलग जो क्षेत्रीय राजाएँ हैं
उनसे अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं उनमें। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं भारत में फ्रांसीसी कैसे आते हैं। यहाँ तक अंग्रेज़ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद भारत में फ्रांसीसी का आगमन। ये सब पॉइंट नोट करते जाइएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ एकदम अपने नोट्स में बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं खुद इसको बहुत मेहनत से ये कंपाइल करके आप लोग को दे रहा हूँ, इसलिए आपको एक जगह मिल रहा है तो उसको एकदम डिटेल में एकदम लिखते जाइएगा। तो फ्रांसीसी के आगमन से पहले देख लेते हैं, उससे पहले डेनिश कंपनी आई थी। डेनिश का भारत में आगमन करके आप लिख लीजिएगा। उससे पहले एक डेनिश आई थी, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक क्रम आता है, आपको अभी थोड़ी देर में क्रम लिखवाएंगे। तो क्रम में ये चीज़ बीच में आ जाता है, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्रम मैच करने के लिए आएगा कि इसके बाद कौन आया था, तो आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। तो ये डेनिश आगमन 1616 में हुआ था। ये भारत में 1616 में आते हैं। और सबसे पहले तंजौर, मैंने बताया तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु। तंजौर में अपनी पहली कोठी, तमिलनाडु, तंजौर के तमिलनाडु में अपनी फर्स्ट कोठी खोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोठी। और साथ साथ सेकेंड कोठी भी इनका रहता है सीरमपुर। ये कहाँ है सीरमपुर? ये सीरमपुर है बंगाल में। तो 2 कोठी ये खोलते हैं। 1616 में भारत आते हैं। तंजौर तमिलनाडु में पहली कोठी, पूछेगा फर्स्ट कोठी कहाँ है, ये बस ये देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ एक सीरमपुर में। और ये क्या करते हैं, 1745 में अंग्रेज़ को अपनी कोठी बेचकर चले जाते हैं। अंग्रेज़ को अपनी कोठी बेचकर वापस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि ये भी तो कहाँ थे, ये भी तो यूरोप के ही निवासी थे। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब एक बार क्रम देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कन्फ्यूज़न होता है कि क्रम, यूरोपियों का भारत आने का क्रम, ऐसे लिख लीजिए, यूरोपीय का भारत आने का क्रम। ये क्रम बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है सभी एग्ज़ाम में, केवल बीपीएससी यूपीएससी नहीं, एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम में ये क्रम पूछता है कि इसके बाद कौन आए थे। फिर मैच करने में दे दिया रहता है कि बताइए इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कौन आया था पुर्तगाली में? वास्को डी गामा। ये 1498 में आया था। सेकेंड डच आए थे, बताया था मैंने सब। प्रीवियस ईयर लगातार वीडियो देखिएगा तभी सब चीज़ क्लियर आएगा। तीसरा में मैंने क्या बताया था? तीसरा में बताया था अंग्रेज। ये कब? 1600 में। फोर्थ नंबर पे डेनिस, ये जो अभी बताया है 1616 में। अब इसके बाद कौन आएगा? फ्रांसीसी, जो कि अभी हम लोग को पढ़ना है 1664 में। और छठा और लास्ट थे स्वीडिश या स्वीडन के निवासी, ये 1731 में आएंगे। तो ये क्रम नोट कर लीजिए। लेकिन ठीक है, ये क्रम ये यूरोप मतलब लोगों को आने का क्रम है, लेकिन अगर ईस्ट इंडिया पूछेगा इनकी तो ये क्या होता है कि अंग्रेज़ अपनी कंपनी जो है पहले इस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, कि केवल उनके मतलब यूरोपीय वासियों को आने का क्रम है, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, डच 1600 होगा, पुर्तगाली जो अंग्रेज होगा वो उस टाइम केवल इंटरचेंज हो गया 1600, और ये डच हो जाएगा 1602। उससे पहले 1600 में क्या हुआ, अंग्रेज अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिए रहते हैं। मतलब ये अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी आ गई रहती है, सॉरी, कंपनी के मामले में ये इंटरचेंज हो जाएगा, अंग्रेज पहले डच बाद में, यहीं रहेगा। बाकी ये क्रम सेम चीज़ रहेगा, ये नोट कर लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं फ्रांसीसी का आगमन, सब नोट करते जाइएगा। आगे देखते हैं फ्रांसीसी का आगमन। अब फ्रांसीसी का आगमन देखते हैं। तो इनका आगमन होता है, हम बताया था कि 1664 ईस्वी में
अच्छा 1664 ईस्वी में याद कीजिए। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन, जब अंग्रेज भारत आए थे, कैप्टन हॉकिंस प्रार्थना पत्र लेकर आया था, उस टाइम कौन शासक कर रहा था? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, बताइए। इंडिया में कौन शासन कर रहा था? इंडिया में शासन था अकबर। अकबर के लिए वो भेजे थे, लेकिन शासन एक्चुअली कर रहा था कौन? जहांगीर। तो बताइए 1664 में कौन रहा होगा जब ये फ्रांसीसी आते हैं? तो उस टाइम रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब इस टाइम शासन कर रहा है। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। फ्रांस के राजा रहते हैं लुई 14वां। फ्रांस के राजा लुई 14वां, लुई 14, ठीक है। ये उस टाइम फ्रांस में ये राजा रहते हैं लुई 14। उन्हीं का एक मंत्री रहता है, नाम रहता है कोलबर्ट। कोलबर्ट इसी के दिमाग में ये चीज़ आता है कि राजा से जाके बोलता है कि राजा साहब, भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनी जा चुकी हैं, वहाँ से बहुत फ़ायदा हो रहा है उन लोग को, तो क्यों नहीं हम लोग भी अपनी कंपनी को भेजा जाए भारत में, ताकि हम लोग को भी खूब फ़ायदा हो वहाँ। तो ये राजा ये बोलता है, फिर राजा से ये बोलता है कोलबर्ट, राजा का मंत्री रहता है, फ्रांस के राजा का मंत्री। तो इस फिर फ्रांस ये सब ये उसका जो राजा होता है लुई 14वां, वो बोलता है कि हाँ बात तो सही है। तो दोनों मिल के और भी लोग इसमें करके एक सरकारी कंपनी बनाते हैं। ये एक्चुअली सरकारी रहती है, ठीक है, सरकारी रहती है पूरी तरह से, ये सरकारी रहती है। इस कंपनी का नाम रहता है द कंपनी एंड ओरिएंटल। इस कंपनी का क्या नाम रहता है? द कंपनी एंड ओरिएंटल। तो 1664 में एक्चुअली ये होता क्या है कि इसके निर्देशन में कंपनी बनती है, और ये 1667 में फ्रैंको कैरो के निर्देशन में ये कंपनी कहाँ जाती है? भारत आती है, भारत आती है। ये लिखते जाइएगा सब पॉइंट बाय पॉइंट। तो फ्रैंको कैरो के निर्देशन में जो कंपनी बन गई है फ्रांस की, द कंपनी एंड ओरिएंटल, ये भारत आती है। और भारत आने के बाद सूरत में ये प्रथम अपना फैक्ट्री खोलेगी। कहाँ खोलेगी? सूरत में। सूरत में अपना प्रथम फर्स्ट कोठी अपना खोलती है सूरत में, ठीक है। और ये कब खोलती है? 1668 ईस्वी में, 1668 में सूरत में फ्रांसीसी का प्रथम कोठी स्थापित होता है। याद रखिए, देखिए अंग्रेज भी 1608 में आते हैं तो सूरत में स्थापित करना, कोठी को स्थापित करते हैं, लेकिन रोक दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है, मैंने बताया था। और वो फिर मसूलीपट्टनम में कोठी खोलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि अंग्रेज कब कहाँ खोले थे, तो 1608 में सूरत में। उसी तरह फ्रांसीसी भी आगे कब खोल रहे हैं? 1668 में अपना फैक्ट्री को खोल रहे हैं। तो सूरत में इन्होंने भी फैक्ट्री खोल दी है। अब सूरत में इसलिए एक्चुअली सब कोई जा रहा है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार बहुत फेमस है सूरत में। यहाँ कपड़ा वगैरह सब चीज़ का व्यापार बहुत चरम पे है सूरत में, इसलिए सब कोई चाहता है कि हम सूरत में आए और सूरत में ही प्रथम व्यापार। अब सूरत में ऑलरेडी क्या है, डच हैं, पुर्तगाली हैं, और फिर अंग्रेज भी ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि सूरत में तो खोल लिए हैं, अब क्या करते हैं कि जैसे हमने बताया था कि गोलकुंडा के शासक से आज्ञा लेता है कौन? अंग्रेज उनको परमिशन देता है, तो वो गोलकुंडा में भी अपना ये मसूलीपट्टनम में खोले रहते। उसी तरह फ्रांसिस भी क्या करते हैं, गोलकुंडा से के शासक से परमिशन लेते हैं। और क्या होता है, देखिए ये मैंने बताया था यहाँ पे मसूलीपट्टनम में ये 1669, यहाँ 1668 में सूरत में खोला, लेकिन 1669 में ये क्या कर रहे हैं कि मसूलीपट्टनम में कोठी खोल दे रहे हैं। किसके परमिशन से? गोलकुंडा के परमिशन से। और अब देखिए यहाँ भी कौन कौन है, ऑलरेडी हम बता दिए, यहाँ भी डच हैं ऑलरेडी, पुर्तगाली और
अंग्रेज़ी जहाँ जा रहे हैं वहाँ इन लोग का कंपटीशन क्या हो रहा है, अंग्रेज़ से होते जा रहा है। तो फ्रांसीसी कह रहे हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह का चयन करें कि जहाँ प्रतिद्वंदी लोग ज़्यादा नहीं हो। तो इसी सोच के ये लोग क्या करते हैं कि मद्रास के पास एक सेंट थोमे होता है, यही मद्रास है, इसी में एक सेंट थोमे, नाम लिखिएगा, सेंट थोमे। सेंट थोमे में क्या करते हैं कि यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। और ये किसका दिया रहता है, गोलकुंडा वाला क्षेत्र होता है, गोलकुंडा के शासक। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी सूचना जो है वो डच लोग किसको देते हैं, गोलकुंडा के शासक को। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गोलकुंडा ही दिए थे तो यहाँ पे ये लोग मसूलीपट्टनम में क्या किए हैं, अपना कोठी खोले हैं। और ये देखिए बिना गोलकुंडा के शासक की अनुमति से ये सेंट थोमे पे कब्जा कर रहे हैं, यानी गोलकुंडा के शासक वाले क्षेत्र को कब्जा ले रहे हैं। कौन, फ्रांसीसी। तो जाहिर सी बात है कि किसी के परमिशन से आप किसी का क्षेत्र अधिकृत कर लीजिएगा तो कोई चुप रहेगा, वो गुस्सा आ जाता है गोलकुंडा। और इसकी खबर कौन देता है कि आपकी सेंट थोमे जगह को, क्षेत्र को फ्रांसीसियों ने घेर लिया है, यानी कब्जा कर लिया है। ये डच जाके बता देते हैं गोलकुंडा के शासक से। अब होता है क्या कि गोलकुंडा का शासक बहुत एकदम गुस्सा हो जाता है कि हम एक तो अपना क्षेत्र दिए इनको, मसूलीपट्टनम में ये मेरे कहने पे फैक्ट्री खोले हुए हैं और बिना कहे ये अब मेरे और क्षेत्र को अधिकार कर दिए। तो गोलकुंडा का शासक और डच दोनों मिलके युद्ध करने लगते हैं। और युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा देते हैं और फ्रांसीसी को यहाँ से भाग जाना पड़ता है। अब देखिए सेंट थोमे पे फ्रांसीसी कब्जा किए थे, लेकिन सेंट थोमे के साथ साथ ये मसूलीपट्टनम को भी छोड़ के इनको भागना पड़ता है। गोलकुंडा वाले भगा देते हैं कि हम ऐसे आदमी को क्यों रखेंगे जो हमारा ही क्षेत्र अधिकार कर रहा है, सेंट थोमे को। इसलिए जो ऑलरेडी मसूलीपट्टनम में ये जो गोलकुंडा के राजा से मांगे थे जगह, वहाँ भी इनको छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये दोनों जगह को इनको छोड़ के भागना पड़ता है। अब इससे बहुत मतलब एक झटका लगता है फ्रांसीसी को, मसूलीपट्टनम से भी। और सेंट थोमे को क्या करते हैं, गोलकुंडा के शासक डचों को दे देते हैं। अब देखिए अब इनका तो मकसद था कि भारत में व्यापार करना, लेकिन यहाँ इनको कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा भागना पड़ रहा है। तो अब एक नया गवर्नर आता है, फ्रांसिस गवर्नर, उसका नाम रहता है फ्रांसिस मार्टिन। क्या नाम रहता है, फ्रांसिस मार्टिन। ये वास्तविक संस्थापक होता है, इसको फ्रांसीसी का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, ये 1673 में भारत आता है। अब ये फिर क्या सोचता है कि हमको कंपनी को वापस खड़ा करना है, क्योंकि कंपनी तो यहाँ से भाग गई है मसूलीपट्टनम में। हालांकि सूरत वाला अभी एरिया है, लेकिन अब एक ही जगह से तो होगा नहीं, चारों ओर अपने व्यापार को ये करने के लिए क्षेत्र जीतना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये 1673 में भारत आता है और फिर से कंपनी खड़ा करने का सोचता है और जाता है। हैदराबाद के एक सूबेदार होते हैं, हैदराबाद के सूबेदार, नाम रहता है शेर खां लोदी। नोट कीजिएगा, शेर खां लोदी। इस शेर खां लोदी के पास जाके बोलता है कि मतलब ऐसा ऐसा है कि हमको कंपनी स्थापित करना है। तो शेर खां लोदी इनको एक क्षेत्र दे देता है, एक गांव देता है, पांडिचेरी। अब ध्यान आ रहा होगा कि पांडिचेरी जो था वो पूरी तरह से हमेशा फ्रांसीसियों का एक गढ़ रहा है। तो फ्रांसीस एक गांव देता है और इस गांव को क्या कर देते हैं, बहुत अच्छे से फ्रांसीसी इसको डेवलप करते हैं और पांडिचेरी शहर बना देते हैं 1674 को। 1674 में इसको बहुत एक अच्छा वेल डेवलप्ड शहर बना देते हैं। ठीक है। और अब देखिए पांडिचेरी में अलग अलग जगह बताते हैं, इतना मतलब ये भारत के आज़ाद होने के बाद भी फ्रांसीस जो है वो पांडिचेरी से नहीं जाते हैं, 1954 तक यहाँ रहते हैं। और बाद में भारत को ऑपरेशन विजय के तहत इनको फ्रांसीसियों को भारत से भगाना पड़ता है। भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 1954 तक इस पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का गढ़ रहा रहता है, वहीं जिसे वो डेवलप किए रहते हैं। तो ऑपरेशन विजय के तहत इनको भगाया गया रहता है। तो
अब फिर अब आगे देखते हैं कि इनको तो पांडिचेरी यहाँ डेवलप कर लिए हैं 1674 में। और फिर अब ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग को बंगाल जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? बंगाल, क्योंकि बंगाल भी एकदम समृद्ध था उस टाइम। तो ये लोग सोच रहे हैं कि बंगाल जाया जाए। तो बंगाल जाते हैं तो वहाँ बंगाल का सूबेदार रहता है एक, बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां रहता है, शाइस्ता खां। वहाँ जाते हैं और चंद्रनगर में, देखिए इनका मेन मकसद है क्या कि कोठी बनाना। कोठी बनाएंगे तरह अलग अलग जगह पे कोठी बनाएंगे जहाँ संपन्न क्षेत्र है, तो इनका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि वो उस संपन्न क्षेत्र में इनका व्यापार लोग खरीद बिक्री करेंगे तो वहाँ से इनका व्यापार बढ़ेगा और ये लोग अपने व्यापार के थ्रू दूसरे दूसरे देशों में जो खरीदे हुए माल होंगे उनको बेचेंगे। तो इसलिए ये बंगाल वाला एरिया होगा, मद्रास, सूरत, इस जो भी पुर्तगाली आते हैं, जो भी यूरोपीय कंपनी आते हैं, इस एरिया को पे अपना कोठी स्थापित करना है। इसलिए ये भी फ्रांसीसी भी कहाँ गए? अब मद्रास में, उस तमिलनाडु वाले रीजन में क्या पांडिचेरी बना लिए हैं। अब क्या जाएंगे? अब ये बंगाल जा रहे हैं। बंगाल में इनको सूबेदार शाइस्ता खां से हेल्प लेते हैं और चंद्रनगर में यहाँ पे कोठी बना लेते हैं। इस तरह से अब जहाँ जहाँ अंग्रेज़ हैं, देखिए अंग्रेज़ भी मद्रास में हैं, अंग्रेज़ भी सूरत में भी हैं, अंग्रेज़ बंगाल के कासिम बाज़ार, पटना वगैरह सब में अपना फैक्ट्री स्थापित किए हुए हैं। वहाँ फ्रांसीसी भी अब पहुँच जा रहे हैं। तो अब होगा क्या? अब देखिए एक जगह पे अगर इतने सारे प्रतिद्वंदी रहे हैं तो वहाँ युद्ध होना ही है। तो अब युद्ध इन लोगों के बीच स्टार्ट हो जाना है कि मतलब कोठी स्थापित करने के लिए, चाहे व्यापार करने के लिए। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात आप लोग देखते ही होइएगा कि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ ये थोड़ा सा मन मुटाव होते रहता है। तो यहाँ अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब इन लोगों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। अब युद्ध स्टार्ट होगा तो फिर जो बलवान होगा, जो उतना शक्तिशाली होगा, वो रह पाएगा, बाकी लोग को शांत रहना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे उनका मुकाबला होने लगता है। डचों से भी फ्रांसीसियों का मुकाबला होने लगता है, अंग्रेज़ों से भी इनका मुकाबला होता है। तो ये एक्चुअली पांडिचेरी में ये केवल एक जगह नहीं है। पांडिचेरी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पांडिचेरी का एक्चुअली 4 जिला है। ठीक, पांडिचेरी में एक है माहे, एक है कराईकल, एक खुद है पांडिचेरी और एक है यनम। ठीक, तो माहे जो है वो केरल में है। ठीक, और कराईकल और पांडिचेरी ये दोनों तमिलनाडु में है। और यनम जो है अभी देखते हैं, अभी मतलब ये 4 जिला मिलके ये पांडिचेरी होता है। तो ये सब पूछ देता है कि माहे का जो पांडिचेरी का माहे वाला पार्ट है वो कौन से स्टेट में है। तो ये एक जगह नहीं है पांडिचेरी, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम, इसका 4 जिला है और ये 4 जिला अलग अलग राज्य में है। तो हमने बताया माहे पांडिचेरी का जो माहे वाला जिला है वो केरल राज्य में है। पांडिचेरी का कराईकल और पांडिचेरी खुद एक जिला है, ये दोनों तमिलनाडु राज्य। और यनम जो है अभी वो आंध्र प्रदेश में है, ये नोट कर लीजिएगा। इस तरह से 4 जिला अलग अलग 3 राज्य में फैले हुए हैं पांडिचेरी के, अभी भी इसका वही लोकेशन है। तो ये क्या होता है कि ये अपना युद्ध होने लगता है इन लोगों के बीच। तो अब क्या होगा कि युद्ध होगा, डचों से भी युद्ध होता है, अंग्रेज़ों से एक बहुत मतलब आप लोग को एक कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता होगा, आप लोग पढ़े होइएगा, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध होता है और इतना ये कन्फ्यूजिंग होता है कि बहुत लड़के इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम इसको एकदम डिटेल में, एकदम धीरे धीरे आराम से आप लोग को पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। बस भरोसा रखिएगा। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आज दे देते हैं, कल इसके बारे में पढ़ाएंगे। 3 कर्नाटक युद्ध होता है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। और ये कर्नाटक युद्ध जो होता है ना, ये भारत की परिस्थिति को, जैसे आप देखिएगा इसमें फ्रांस और ये अंग्रेज़ के बीच होता है। तो यहाँ भी भारत में वो लोग नहीं लड़ रहे हो रहे हैं यूरोप में। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में।
और ब्रिटेन भी कहाँ है, अंग्रेज वाला पार्ट वो भी यूरोप में, उन लोग वहाँ लड़ रहे हैं लेकिन उसका परिणाम यहाँ भी हो रहा है। ये सेकंड में देखिएगा क्षेत्रीय राजा में वो कैसे वो भिड़ंत कर जाते हैं, टांग अड़ा देते हैं दोनों, तभी लोग आपस में लड़ते हैं। तो तरह तरह की परिस्थिति के अनुसार इन लोगों के बीच युद्ध होता है। तो जो फर्स्ट युद्ध होता है कि वो 1746 से 1748 तक चलता है। सेकेंड युद्ध होता है 1 साल बाद 1749 से 1754 तक चलता है। और ये जो थर्ड युद्ध है, थर्ड कर्नाटक युद्ध, ये 1756 से 1763 के बीच चलता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है कि कैसे ये युद्ध का, लेकिन हम एकदम धीरे धीरे कहानी की तरह आपको बताएंगे और ये याद हो जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त लोग को शेयर कीजिए, बताइए कि क्लास चल रहा है, डिटेल में चल रहा है क्लास। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो खुद आप लोग इसको बना के देखिएगा। अब ये थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट था, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जब प्लासी के युद्ध से स्टार्ट होगा, उसके आगे धीरे धीरे जब कांग्रेस की स्थापना होगी, गांधीवादी चरण होगा, जो क्रांतिकारी आंदोलन वाला पार्ट आएगा, गांधी जी तरह तरह के आंदोलन, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वहाँ आप लोग को और मज़ा आएगा। तो अभी चैनल पे बने रहिए। अभी तो ये तो स्टार्टिंग है मॉडर्न हिस्ट्री का, एकदम धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको फिनिश करेंगे। जब आप लोग फिनिश करिएगा लास्ट क्लास इसका, तो देखिएगा आप लोग के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद यही है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आगे दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।